हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थानी भाषा, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां और राजस्थानी की भाषा। ये टॉपिक राजस्थान थर्ड ग्रेड में बहुत ही स्पष्ट दे रखा है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन राजस्थान बोलियों से पूछा गया था। तो अब हम आज इस वीडियो को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान की देख लीजिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद मारवाड़ी भाषा के साक्ष्य कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारवाड़ी भाषा के साक्ष्य, राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष क्या है, राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ और राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। सभी भाषाएं पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, इसके मुख्य रोचक तत्व पढ़ेंगे। विकल्पनात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेंस और प्री के दोनों के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो 3 लोगों ने किया, जॉर्ज गिरिसन, टेसिटोरी और अन्य विद्वानों ने किए। विद मैप हम इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी भाषा, देखो राजस्थानी की भाषाएं एवं बोलियां हम क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की भाषाएं तथा बोलियां, यानी कि भाषाएं कितनी हैं और बोलियां कितनी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा के इसका इतिहास देखते हैं कि राजस्थानी भाषा के अतीत यानी इतिहास को दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि सन 778 ईस्वी में, इसने कब की बात की, 778 ईस्वी में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुबले माला में वर्णित है। यानी राजस्थानी भाषा के बारे में बहुत पुराना ग्रंथ है जो है 778 ईस्वी का, और किस व्यक्ति ने लिखा है, उद्धोतन सूरी ने लिखा है। इसके ग्रंथ का नाम है कुबले माला में वर्णित है कि 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया, यानी कि हमारे राजस्थान में 18 देशी भाषाएं बोली गई, उनमें मरु भाषा को भी शामिल किया गया जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा के रूप में प्रचलित है। आप इसको वापस रिवाइज कीजिए कि हम अपने राजस्थान के इतिहास, राजस्थानी भाषा के जो इतिहास पर अगर देखें तो हम पाएंगे कि क्या पाएंगे कि उद्धोतन सूरी ने ग्रंथ लिखा था 778 ईस्वी में जिसका नाम था कुबले माला। उसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया, उनमें 18 भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया। और मरु भाषा कौन सी, हमारे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाती है, प्रचलित है, उसको मरु भाषा बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मारवाड़ी भाषा के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। कौन सी पढ़ेंगे हम, मारवाड़ी भाषा, यानी मारवाड़ में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी। अबुल फजल ने अपनी बुक आईन अकबरी में मारवाड़ी भाषा शब्द का बारंबार प्रयोग किया, यानी कि अबुल फजल का एक ग्रंथ है आईन अकबरी, याद रखना अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, आईन अकबरी, उसमें मारवाड़ी भाषा शब्द का बारंबार प्रयोग, यानी मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग उन्होंने बार बार किया है। उसके बाद हम देखते हैं कुबले माला, दूसरा ग्रंथ कौन सा, उद्धोतन सूरी का कुबले माला, उसमें मरु भाषा का संदर्भ मारवाड़ी ही है, यानी कि मरु भाषा का किससे संबंधित है, मारवाड़ी से ही संबंधित है। मरु भाषा का अर्थ क्या ले जाता है, मारवाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि डिंगल साहित्य, कौन सा साहित्य, डिंगल साहित्य जो पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी डिंगल जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उसमें पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में विशेष रूप से मारवाड़ी भाषा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी डिंगल साहित्य भी ये कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मारवाड़ी भाषा बोली जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के राजस्थान, मालवा क्षेत्र और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में करोड़ों लोगों द्वारा ये बोली जाती थी। चलिए हम देख रहे थे कि भारत यानी कि भारत के कौन से राजस्थान, मालवा क्षेत्र एवं पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में करोड़ों लोगों द्वारा ये बोली जाती थी। यानी कि भारत के जो राजस्थान, मालवा क्षेत्र है, उसके अलावा जो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है वहाँ पे करोड़ों लोगों की जनसंख्या के द्वारा ये मारवाड़ी बोली जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष क्या है, यानी राजस्थानी भाषा का वंश कहाँ से शुरू होता है। यानी कि इसने बोला है कि जब सबसे प्रथम आर्य भाषा थी, कौन सी भाषा थी, आर्य भाषा, और वैदिक संस्कृत। आर्य भाषा से कौन सी निकली, वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत को भी 2 भागों में बांटा गया था, पाली और संस्कृत। याद रखना है सबसे पहले आर्य भाषा की उत्पत्ति से वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई, वैदिक संस्कृति से पाली और संस्कृत भाषा बनी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पाली भाषा थी, पाली भाषा से कौन कौन सी भाषाओं का उद्भव हुआ, सोरशेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। याद रखना है पाली भाषा से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं, सोरशेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। उसके बाद सोरशेनी भाषा से उत्पन्न हुई है 2 भाषा, गुजरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। ये पूरा साहित्य याद रखना। आर्य भाषा के बाद वैदिक संस्कृत जिसमें पाली और संस्कृत भाषाएं बनी, पाली से उत्पन्न भाषाएं सोरशेनी, मगधी और महाराष्ट्री है। उसके बाद सोरशेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई भाषा है गुजरी अपवंश और नागर अपवंश। उसके बाद गुजरी अपवंश से राजस्थानी और हिंदी का उद्भव हुआ, यानी गुजरी अपवंश
कौन सी भाषाएं राजस्थानी और हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है। ये डायग्राम आप कॉपी में नोट कर लेना, पूछा जाता है इस डायग्राम से भी। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी का विकास अपभ्रंश से हुआ। याद रखना है कि राजस्थानी भाषा जो हमारे राजस्थान में बोली जाती है उसका विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अतः 10वीं सदी तक तो इस अपभ्रंश भाषा का ही प्रभाव रहा, यानी 10वीं सदी तक हमारे राजस्थान में कौन सी भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा? अपभ्रंश भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा। फिर आते हैं 13वीं सदी। 13वीं सदी तक आते आते पश्चिमी राजस्थान, यानी हमारे जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थान में अपभ्रंश से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद कर लिया, यानी कि 13वीं सदी तक आते आते पश्चिमी जो हमारा प्राचीन पश्चिमी राजस्थान उसने अपभ्रंश भाषा से संबंध विच्छेद कर दिया, यानी संबंध अलग कर दिए, उसने अपने अलग भाषाएं बना ली। उसके बाद आता है कि 17वीं सदी। कब की बात कर रहा है कि 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। याद रखना है, जब 17वीं सदी आई उसके अंत आते आते राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र रूप ले चुकी थी, यानी 17वीं सदी के अंत तक हमारी राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा बन चुकी थी। राजस्थान के विकास को निम्न चरणों में स्पष्ट किया जा सकता है, यानी राजस्थान का विकास, जो राजस्थानी का विकास है किन किन चरणों में स्पष्ट किया गया। देखो, गुजरी अपभ्रंश सबसे पहले कौन सी उत्पन्न हुई? गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश में जैन साहित्य लिखे गए। याद रखना है, गुजरी अपभ्रंश भाषा में कौन से साहित्य लिखे गए? जैन साहित्य लिखे गए, और इसका समय था 11वीं सदी से 13वीं सदी तक। ठीक है, गुजरी अपभ्रंश का समय कौन सा माना जाता है? 11वीं से 13वीं सदी तक, और गुजरी अपभ्रंश भाषा में ही जैन साहित्य लिखे गए थे। गुजरी अपभ्रंश के बाद आती है अपनी प्राचीन राजस्थानी। प्राचीन राजस्थानी में चारण साहित्य लिखे गए थे। आपको याद रखना है कि जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए? गुजरी अपभ्रंश में, और चारण साहित्य की भाषा क्या रही? प्राचीन राजस्थान। और प्राचीन राजस्थान का समय था 13वीं से 16वीं सदी तक। ठीक है, प्राचीन साहित्य का समय क्या था? चारण साहित्य लिखा गया था 13वीं से 16वीं सदी तक। उसके बाद आती है हमारी मध्य राजस्थानी। मध्य राजस्थानी का समय काल था 16वीं से 18वीं सदी तक। उस समय भी चारण साहित्य जो है वो मध्य राजस्थानी भाषा में लिखे गए। फिर अर्वाचीन राजस्थानी। अर्वाचीन राजस्थानी जो वर्तमान स्वरूप अभी हमारे जो राजस्थानी भाषा बोली जाती है वो 18वीं सदी से वर्तमान तक हम अर्वाचीन राजस्थानी बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, राजस्थानी भाषा का विकास क्रम है जो 4 भागों में बटा हुआ है। गुजर अपभ्रंश में जैन साहित्य लिखे गए थे, प्राचीन राजस्थानी में चारण साहित्य, और मध्य राजस्थानी में चारण साहित्य लिखे गए। उसके बाद अर्वाचीन राजस्थानी आती है जिसमें वर्तमान स्वरूप हम लेते हैं कि 18वीं सदी के बाद का समय होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की, यानी हमारे राजस्थान की यहाँ की भाषा है तो राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी कि हमारे जो राजस्थान की भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द, कौन सा शब्द? राजस्थानी शब्द है जो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में प्रयुक्त किया था, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। याद रखना, प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम क्या था? यानी राजस्थान की जितनी अलग अलग भाषाएं थी उनका एक नाम दिया गया, वो था राजस्थानी। जैसे कि कौन कौन सी विभिन्न भाषाएं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इनकी विभिन्न बोलियां हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मारवाड़ी अपने पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाए, ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, मेवाती अलवर भरतपुर में, और हाड़ौती कोटा बूंदी बारा, इनकी सबकी विभिन्न बोलियां थी, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियां थी, उनको एक नाम दे दिया गया राजस्थानी भाषा। उसके बाद हम देखते हैं ये सर्वप्रथम किसने दिया था? 1912 में। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किसने किया था? जॉर्ज गिरेसन ने। ये भी याद रखना है कि राजस्थानी भाषा शब्द किसने दिया सर्वप्रथम? लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में अब्राहम गिरेसन ने दिया था 1912 में। विभिन्न प्रचलित भाषाओं को, यानी सभी भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती थी, उनको राजस्थानी शब्द दिया। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण, यानी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ। पहले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, हम देखते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास 12वीं सदी में हुआ था। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी सदी में हुई? 12वीं सदी में हुआ था, जिसका उल्लेख इनकी किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। ग्रियर्सन ने कहा है कि राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश शैली से हुआ है। समझ में आ गया कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है कि जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्गम कैसे हुआ है? नागर अपभ्रंश शैली से हुआ है। किससे हुआ है? नागर अपभ्रंश शैली से। याद रखना है कि सर्वप्रथम देखो, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण सर्वप्रथम तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने कहा कि 12वीं सदी में इसका विकास हुआ था, और उनकी एक बुक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? नागर अपभ्रंश शैली से माना जाता है। अब ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई। ग्रियर्सन ने कितनी बताई राजस्थानी भाषा की उपशाखाएं? 5 उपशाखाएं बताई है। 5 कौन कौन सी है ये देख लेते हैं हम, कि उन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं कौन कौन सी बताई हैं। पहली है पश्चिमी राजस्थानी। याद रखना है, यानी पश्चिम में बोली जाने वाली पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी आती है। याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी को पश्चिमी राजस्थानी में बांटा गया। फिर आता है मध्य पूर्वी राजस्थानी, यानी हमारे मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, उसके अंदर ढूंढाड़ी और
हाड़ौती बोली जाती है। समझ में आ गया? यानी राजस्थान के मध्य और पूर्व जो राजस्थान है, मध्य भाग राजस्थान का और पूर्वी भाग जो है वहाँ पे ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ढूंढाड़ी जो जयपुर का आसपास का क्षेत्र है, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का भाग आ जाता है। उसके बाद देखते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान। कौन सा? उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेवाती और अहिरवाटी बोली बोली जाती हैं। फिर हम आते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कौन सा? दक्षिण और हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, नीचे वाला भाग है, ये हमारे राजस्थानी और दक्षिण और जो पूर्वी वाला भाग है उसमें हमारी बोली जाती है मालवी और निमाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? मालवी और निमाड़ी। फिर आता है अपनी दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन? अब देखो दूसरा वर्गीकरण किसने किया है? एलपी टेसीटोरी ने किया है। किसने किया है? एलपी टेसीटोरी ने किया था। पहला देखो, एलपी टेसीटोरी ने भी वर्गीकरण किया है। पहला कहा है कि पश्चिमी राजस्थानी, यानी पश्चिमी राजस्थानी कौन कौन सी, पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? शेखावटी, जोधपुरी खड़ी बोली, ठड़की, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी और सिरोही। यानी एलपी टेसीटोरी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में शेखावटी, जोधपुरी खड़ी बोली, ठड़की, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी और सिरोही बोली बोली जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के अंदर ढूंढाड़, तोरावटी, रवड़ी और जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, हाड़ौती बोली जाती है। याद रखना, एलपी टेसीटोरी के अकॉर्डिंग पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, तोरावाटी, जयपुर, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी और नागरचोल, हाड़ौती बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव 12वीं सदी में सोर सैनी अपभ्रंश द्वारा माना जाता है। यानी टेसीटोरी ने क्या कहा? टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? 12वीं सदी के सोर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। याद रखना है कि टेसीटोरी ने यह कहा कि राजस्थानी भाषा का उद्भव 12वीं सदी में सोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा ने क्या वर्गीकरण किया है। माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया और मोतीलाल मेनरिया, इन तीनों ने एक वर्गीकरण किया है कि 11वीं से 13वीं सदी में सोर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती हैं और यही सर्वमान्य मत है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही मानना है। माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया और मोतीलाल मेनरिया ने कहा है कि 11वीं और 13वीं सदी में सोर सैनी के गुजरी अपभ्रंश, यानी सोर सैनी से उत्पन्न गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है और ये सर्वमान्य मत है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले हमारी भाषा है मारवाड़ी। अब हम मारवाड़ी के बारे में जानेंगे। देखो, ये राजस्थान के अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, यानी मारवाड़ी जो है सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है? एक बोली है। मारवाड़ी क्या है? एक बोली है। बोली कैसी है कि सबसे अधिक हमारे राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र में ये बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जोधपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। यानी मारवाड़ी जो बोली है वो विशेषकर कहाँ पर? जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। याद रखना है, जो हमारे राजस्थान है, ये मान लो राजस्थान है, उसको दो भागों में, पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो साहित्य लिखे गए थे, कौन से? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो साहित्य लिखे गए थे, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्य लिखे गए थे उनको क्या कहा गया? डिंगल कहा गया। याद रखना, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा गया? डिंगल कहा गया। वापस ये पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा में साहित्य लिखे गए? डिंगल। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या बोलते हैं? डिंगल बोलते हैं। प्रमुख छंद कौन कौन से यहाँ के पश्चिमी राजस्थान में? सोरठा। प्रमुख राग होता है मांड। याद रखना, इसका मारवाड़ी बोली का प्रमुख छंद है सोरठा और प्रमुख राग कौन सा है पश्चिमी राजस्थान का? मारवाड़ी की मांड है। और इसकी मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, थली, खराड़ी, नागौरी, ठटकी, देवरावाटी। आपको याद रखना है मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि शेखावटी, बीकानेर और बागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ मानी गई है। तो आपको याद रखना है मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, थली, खराड़ी, नागौरी, ठटकी और देवरा जो पार्टी है वो उपबोलियाँ है किसकी? मारवाड़ी की। जैन साहित्य व मीराबाई के अधिकांश पद किसमें? मारवाड़ी में ही लिखे गए थे। याद रखना है, जैन साहित्य और मीराबाई के जो भी अधिकांश पद है वो कौन सी भाषा में, कौन सी बोली में लिखे गए? मारवाड़ी बोली में ही लिखे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। यानी जो मारवाड़ी हमारी भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। हाईलाइट करें कि मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किससे? गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मेवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा देखते हैं? मेवाड़ी। देखो, मेवाड़ी भाषा उदयपुर उसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली, ये मेवाड़ी उपबोली भी है मारवाड़ी की। तो देखो, उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है ना,
उसमें बोली जाने वाली बोली है। मेवाड़ी क्या है? उदयपुर है और उसके आसपास यानी मेवाड़ के आसपास, उदयपुर का एरिया मेवाड़ कहलाता है, तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को मेवाड़ी कहते हैं। 12वीं और 13वीं सदी में हमें मेवाड़ी बोली का शुद्ध रूप देखने को मिला। इसने कहा कि 12वीं और 13वीं सदी के दौरान हमें मेवाड़ी बोली का कौन सा रूप, शुद्ध रूप देखने को मिला है। अब उसने कहा कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक इसी भाषा में। अब ये पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो नाटक है वो कौन सी भाषा में, कौन सी बोली में? मेवाड़ी बोली में। याद रखना है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित जितने भी नाटक है वो मेवाड़ी बोली में ही रचे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ढूंढाड़। कौन सी? ढूंढाड़ बोली। देखो ढूंढाड़ बोली का अन्य नाम कौन सा है? जाड़शाही। आपको पता है जयपुर में जाड़शाही सीखे चलते थे। तो अब जयपुर का आसपास क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़ बोली। ढूंढाड़ कहलाता है जयपुर का आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाएगी? ढूंढाड़ बोली का अन्य नाम क्या है? जाड़शाही भी है। 18वीं सदी की पुस्तक 8 देश गुजरी में ढूंढाड़ भाषा का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ढूंढाड़ का क्षेत्र कौन सा है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। ठीक है, याद रखना है कि जयपुर का आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। अब ढूंढाड़ क्षेत्र में यानी जयपुर के आसपास में कौन सी बोली जाएगी? ढूंढाड़ी। तो अब झाड़साई नाम भी कहते हैं, यानी ढूंढाड़ बोली का अन्य नाम क्या है? झाड़साई भी है। और 18वीं सदी में एक पुस्तक है 8 देश गुजरी। कौन से देश है? जो 8वीं सदी में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है 8 देश गुजरी में ढूंढाड़ भाषा का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है। यानी कि पूछा जा सकता है ढूंढाड़ भाषा का प्राचीनतम उल्लेख किसमें हुआ? 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ था। अब देखो गुजराती, मारवाड़ी, ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से इसको देखने को मिलता है। अब इसमें प्रभाव कौन कौन सी भाषाओं का है? यानी कि गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है और ब्रज भाषा का, तीनों का प्रभाव हमें ढूंढाड़ बोली में देखने को मिलता है। अतः इसकी पहचान जयपुरी बोली के रूप में भी होती है। याद रखना, जयपुर में बोली जाती है तो जयपुरी बोली के रूप में भी इसकी पहचान के रूप में जाना जा सकता है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं तोरावटी। कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र को क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। सीकर। तो देखो ये ढूंढाड़ की उपबोली है। याद रखना, तोरावटी क्या है? ढूंढाड़ की उपबोली है। कौन किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ की उपबोली तोरावटी में से एक है जो जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में बोली जाती है। यानी जयपुर के ऊपर सीकर की तरफ है तो उस भाग में बोली जाती है। यानी याद रखना है जो तोरावटी है वो ढूंढाड़ की क्या है? उपबोली है और ये जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। याद रह जाएगा आपको कि तोरावटी ढूंढाड़ की क्या है? उपबोली है और ये कहाँ पर? जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाड़ौती। ठीक है, अब देखो हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आपको पता ही होगा। ये वर्तमान में कठिन बोलियों में से गिनी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसकी विशेषता भी मानी जाती है। सबसे कठिन बोली कौन सी है? हाड़ौती सबसे कठिन बोली है। ठीक है, वर्तमान में सबसे कठिन बोलियों में गिनी जाती है। बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाएं किसमें लिखी है? हाड़ौती बोली में लिखी है। पूछा जा सकता है सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो कौन सी बोली में लिखी गई? वो हाड़ौती बोली में लिखी गई है। ठीक है, एक तो पहली विशेषता ये कि ये कठिन बोली में गिनी जाती है सबसे, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी ना वो हाड़ौती में ही लिखी। सर्वप्रथम 1875 में केलांग ने हिंदी व्याकरण में इस भाषा का उपयोग किया। यानी कि सर्वप्रथम 1875 में व्यक्ति हुए थे केलांग, उन्होंने हिंदी व्याकरण में इस भाषा का यानी हाड़ौती भाषा का उपयोग किया था। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। किसको देखेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने अपने ग्रंथ में हाड़ौती बोली को पूर्ण स्थान दिया। ठीक है, बहुत ही नोट करने वाले पॉइंट है क्योंकि स्पष्ट रूप से ये एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं। यानी हाड़ौती वर्तमान में सबसे कठिन बोली कौन सी है? हाड़ौती। बूंदी के जो कवि थे सूर्यमल मिश्र, उन्होंने अपनी रचनाएं किसमें लिखी? हाड़ौती बोली में। और जो हिंदी व्याकरण सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण किस भाषा में प्रयोग हुआ है? हाड़ौती बोली में 1875 केलांग में। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथों में कौन सी बोली को पूर्ण स्थान दिया था? हाड़ौती बोली को दिया था। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बोली देखते हैं। ये देखो मैप है, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा लेकिन ये जो कोटा बूंदी बारा वाला जो क्षेत्र है ना, ये इधर कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इधर आपने हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बागड़ी। अब कौन सी बोली पढ़ेंगे? बागड़ी। ये पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बागड़ी बोली कौन से एरिया में बोली जाती है। देखो बागड़ी जो भाषा है वो दक्षिणी राजस्थान व मालवा की पहाड़ियों तक बोली जाती है। मालवा जो एमपी से टच होता है एरिया वो मालवा कहलाता है। उसने कहा कि बागड़ी जो बोली है वो कहाँ पर? एक तो अपने दक्षिणी राजस्थान और मालवा की पहाड़ियों तक बोली जाती है। समझ में आ गया? मालवा आपको याद रखना है, एमपी के आसपास जो टच करता है अपने राजस्थान का एरिया है वो मालवा है। उसके बाद जो अपना दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो वो जो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस बोली को भीली बोली भी कहा। याद रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीली बोली कहा? बागड़ी को भीली बोली कहा है। संत मावजी ने अपने उपदेशों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? बागड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। सारी तीनों बातें इंपॉर्टेंट है कि बागड़ी भाषा दक्षिणी राजस्थान मालवा की पहाड़ियों तक बोली जाती है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली कहा है। सीधा पूछा जा सकता है भीली बोली किसको कहा जाता है? बागड़ी को। ये किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। संत मावजी ने भी अपने उपदेश जो है वो कौन सी बोली में दिए हैं? ये भी पूछा जा सकता है, तो बागड़ी बोली में दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाती। मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर। देखो अलवर भरतपुर मेवात के नाम से यही जाना जाता है। अलवर भरतपुर में जो मेव जाति रहती है, मेवात यानी मेव,
मेव जाति रहती है कहाँ पे, अलवर भरतपुर। अब मेव जाति के लोगों द्वारा बोले जाने के कारण मेवाती बोली कहलाती है, यानी कि मेवाती इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि मेव जाति इसको बोलती है, तो इसका नाम मेवाती हो गया। और मेवाती क्षेत्र कौन सा, अलवर भरतपुर। लाल दासी और चरण दासी संप्रदायों के साहित्य कौन सी भाषा में, मेवाती भाषा में ही रचा गया। याद रखना है, लाल दासी और जो चरण दासी संप्रदाय हुए थे ना, उनके जो साहित्य हुए वो कौन सी भाषा में लिखे गए, मेवाती भाषा में लिखे गए। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है कि लाल दासी संप्रदाय और चरण दासी संप्रदाय का जो साहित्य लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, मेवाती भाषा में लिखा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चरण दास की शिष्याएं थी दयाबाई और सहजोबाई। कौन थी चरण दास जी की शिष्याएं, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं भी मेवाती बोली में ही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था सवाल किए ना, दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी, ये चरण दास जी की शिष्या थी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं ना वो कौन सी बोली में लिखे हैं, वो मेवाती बोली में लिखे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे स्थान है जो मेवाती बोली के, वहाँ पे कई रूप देखने को मिलते हैं। देखो मेवाती बोली के कौन कौन से रूप देखने, अब खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, बिगोता, मेव और ब्राह्मण मेवाती, यानी कि उस क्षेत्र में, यानी कि मेवात क्षेत्र में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग जो जाति के लोग होते हैं तो उन जाति के अनुसार उसका नाम रख लिया। जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कहेर मेवाती, भयाना मेवाती, बिगोता, मेव और ब्राह्मण मेवाती आदि। याद रखना है, इसके कई मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अहिरवाटी। अहिरवाटी जिसको राठी भी कहते हैं, याद हो गया, अहिरवाटी यानी राठी। यह हरियाणा और मेवाती के बीच की बोली। आपको अलवर भरतपुर का जो एरिया है वो थोड़ा सा हरियाणा से टच करता है, तो हरियाणा और मेवाती दोनों के बीच की जो बोली है ना उसको अहिरवाटी याद रखना है। जो मेवाती और हरियाणवी है उसका मिश्रित रूप अहिरवाटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि अलवर भरतपुर का क्षेत्र तो यह हरियाणा से टच हो रहा है, तो यहाँ पे हरियाणवी और जो अलवर भरतपुर है वो मेवाती, तो दोनों का मिश्रण हो गया दोनों बोलियों का, तो इसको नाम दे दिया अहिरवाटी। बीच की बोली है। अलवर, बहरोड व मुंडावर तहसील में ये बोली बोली जाती है। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, अलवर के बहरोड और मुंडावर तहसील में बोली जाती है। याद रखना, अहिरवाटी अलवर के कौन से बहरोड और खेड़ मुंडावर तहसील में बोली जाती है। अब देखो जयपुर, कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, यानी जयपुर का कोटपुतली एरिया है उसका जो तहसील का उत्तरी भाग है वो दक्षिणी दिल्ली है, वहाँ पे भी अहिरवाटी बोली जाती है। अब हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, अभीर जाति के क्षेत्र की बोली जाने के कारण अहिरवाटी या हिरवाल भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अहिरवाटी जिसको राठी भी नाम दिया गया, ये हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली है। ये अलवर के बहरोड और मुंडावर तहसील में बोली जाती है। जयपुर कोटपुतली तहसील का उत्तरी भाग में ये बोली जाती है। फिर हरियाणा, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक में भी ये बोली जाती है। फिर जो आभीर जाति के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको हिरवाटी या हिरवाल भी कहा जाता है। आभीर जाति के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको क्या, हिरवाटी, हिरवाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मालवी। कौन से देखते हैं, मालवी। देखो मालवी में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली की कुछ विशेषताएं सम्मिलित हैं। क्या कहा इसने, मालवी बोली में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली दोनों का मिश्रण है, यानी विशेषताएं सम्मिलित है। मराठी भाषा का प्रभाव जो लगता है, मालवी में किस भाषा का प्रभाव ज्यादा दिखता है, मराठी भाषा का। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये याद रखना, सीधे पूछी जाती है। कोमल भाषा और कर्णप्रिय भाषा किसको कहा गया, मालवी को। ये बहुत ही कर्णप्रिय, कानों को पसंद आने वाली कोमल भाषा है। मालवी का रागड़ी रूप भी है जो राजपूतों के द्वारा बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मालवी का एक रागड़ी रूप भी है। मालवी का कौन सा रूप है, रागड़ी, जो राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मालवी में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली की कुछ विशेषताएं सम्मिलित है। मराठी भाषा का भी प्रभाव इसमें मालवी में झलकता है। मालवी कर्णप्रिय कोमल भाषा है। मालवी का रागड़ी रूप भी है जो राजपूतों द्वारा बोला जाता है। ये रागड़ी रूप किस भाषा का, ये याद रखना है, कौन किसका रूप है, ये मालवी का है जो राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब निमाड़ी बोली बोलते हैं। निमाड़ी देखो मालवी की उपबोली है, याद रखना। निमाड़ी किसकी उपबोली है, मालवी की उपबोली है। समझ में आ गया आपको, निमाड़ी किस बोली की उपबोली है, निमाड़ी मालवी की उपबोली है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, यानी निमाड़ी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। गुजरात व भीली का प्रभाव दिखता है, यानी इसमें गुजराती भाषा और जो भीली भाषा थी अभी हमने पढ़ी थी बागड़ी, तो उसका जो है प्रभाव इस भाषा में निमाड़ी में दिखता है। अब हम पढ़ेंगे खेराड़ी। जो खिराड़ी कहाँ बोली जाती है, खिराड़ी भाषा बूंदी, शाहपुरा जो भीलवाड़ा के क्षेत्रों में बोली जाती है। याद रखना, खिराड़ी जो बोली है वो बूंदी और शाहपुरा यानी कि भीलवाड़ा, शाहपुरा कहा था भीलवाड़ा और बूंदी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। याद रखना आपको, खिराड़ी जो बोली है वो बूंदी और शाहपुरा यानी भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र है शाहपुरा, उसमें ये बोली खिराड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का इसमें मिश्रण है। पूछा जा सकता है खिराड़ी बोली में कौन कौन सी भाषा बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रागड़ी। कौन सा, रागड़ी भाषा। अब रागड़ी मालवा के राजपूतों में मालवी व मारवाड़ी मिश्रण से बनी। मालवा आपको पता है एमपी से टच होता हुआ जो एरिया होता है उसमें मालवा के जो राजपूत होते हैं उन मालवी बोली बोली जाती है और मारवाड़ी मिश्रण से बनी रागड़ी, यानी मालवी और जो मारवाड़ी है
कौन सी, मालवी और मारवाड़ी, इन दोनों को प्लस कॉम्बिनेशन किया तो कौन सी भाषा बन गई, रागड़ी बोली बन गई। अब हम पढ़ते हैं शेखावटी। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है, समझ में आ गया। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिक्कर, झुंझुनू और झुंझुनू, सिक्कर, चुरू, झुंझुनू के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। शेखावटी एरिया यही है, सिक्कर, झुंझुनू और चुरू का, तो ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, शेखावटी। तो कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव है, याद रखना, शेखावटी में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, अपनी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव किसमें दिखता है, शेखावटी का। अब हम पढ़ेंगे गोडवाड़ी बोली। कौन सी, गोडवाड़ी। देखो गोडवाड़ी जो जालोर की आहुर तहसील है से पाली तक बोली जाने वाली मारवाड़ी भाषा है, समझ में आ गया। यानी जो गोडवाड़ी बोली है, उसका स्पष्ट पहला तो इसको लेना है कि जालोर, जालोर की एक तहसील का नाम है आहोर तहसील, ठीक है, एक क्षेत्र आता है आहोर तहसील, और से पाली तक जो बोली बोली जाने वाली को क्या बोलेंगे, मारवाड़ी भाषा है। यानी गोडवाड़ी भी एक मारवाड़ी की ही भाषा है जिसमें जालोर की आहोर तहसील से पाली तक ये बोली जाती है। बिसलदेव रासो इस बोली का, बिसलदेव जो रासो है इस बोली की प्रमुख रचना है। यानी गोडवाड़ी बोली का प्रसिद्ध जो साहित्य लिखा गया कौन सा था, बिसल देव रासो था, याद रखना है। बिसल देव जो रासो है कौन सी बोली में लिखा गया, गोडवाड़ी बोली में लिखा गया। ये बोली कहाँ बोली जाती है, जालोर की आहोर तहसील से पाली तक ये बोली बोली जाती है, मारवाड़ी का ही एक रूप है। फिर है देवड़ा वाटी, ये मारवाड़ी की उपबोली है। जो देवड़ा वाटी है वो किसकी उपबोली है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है इसका, देवड़ा वाटी का, सिरोही, याद रखना है ना। देवड़ावाटी मारवाड़ी की उपबोली, किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की, और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा, देवड़ावाटी का, सिरोही। नेक्स्ट हम देखते हैं लहदा। कौन सी भाषा अपनी, लहदा। पंजाबी भाषा का विशेष प्रभाव दिखता है इसमें। अब आपने देखा कि हमारे जो उत्तरी जिले श्री गंगानगर हनुमानगढ़ किससे टच होता है, पंजाब से। तो सीधी सी बात है कि अब गंगानगर हनुमानगढ़ में जब पंजाब टच हो रहा है, इसकी सीमा टच हो रही, तो वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और अपने इधर राजस्थान में बोलने वाली भाषा, दोनों का जो प्रभाव होगा सम्मिलित होगा। तो लहदा भाषा पंजाबी भाषा का विशेष प्रभाव है इसमें। प्रमुख क्षेत्र ये लहदा भाषा कहाँ बोली जाती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब आती है अपनी ब्रज भाषा। अब देखो ब्रज देख लेते हैं। मथुरा की बोली, प्रमुख बोली है। ब्रज कहाँ बोली जाती है, मथुरा की प्रमुख बोली है, जो भरतपुर, अलवर के अतिरिक्त करौली, दौसा, सवाई माधोपुर में भी बोली जाती है। ब्रज भाषा अपने मथुरा की प्रमुख बोली है, लेकिन ये भरतपुर, अलवर के अतिरिक्त करौली, दौसा, सवाई माधोपुर में बोली जाती है। ये पिंगल साहित्य से जुड़ी हुई, याद रखना, पिंगल साहित्य से जुड़ी हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो अपने राजस्थान का ये पश्चिम भाग, ये पूर्वी भाग है। अब ये जो पूर्वी भाग में जो साहित्य रचे गए वो पिंगल साहित्य है, समझ में आ गया। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल साहित्य है और पूर्वी राजस्थान में पिंगल साहित्य, प से प याद रखना है। पूर्वी पिंगल साहित्य और डिंगल साहित्य पश्चिमी राजस्थान में। बस आपको ये पूर्वी वाला याद रखना है कि पूर्वी पिंगल साहित्य रचे गए थे पूर्वी भाषा में। तो ब्रज भाषा में पिंगल साहित्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपनी थली बीकानेरी बोली, ठीक है, थली जो है वो बीकानेरी बोली कहलाती है। थली भी कह सकते हो और बीकानेरी बोली भी कहते हैं। अब बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर के क्षेत्र में कौन सी थली भाषा है, बीकानेरी बोली बोली जाती है, ठीक है। अब इधर चूरू है, इधर बीकानेर और इधर गंगानगर, जो इसका बीच का जो भाग है ना उसको हम बोलते हैं थली। क्या बोलते हैं, थली। तो थली जो इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको थली या बीकानेरी बोली बोली जाती है। इसके बाद हम देखो रोचक तत्व क्या क्या है। राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम लिपि गुड़िया लिपि थी। कौन सी है, गुड़िया लिपि थी, जिसे बनियावाटी या महाजनी भी कहा जाता था। थोड़ा क्लियर नहीं है, सॉरी। उसके बाद 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की बोलियां 73 बोलियां, यानी 1971 में जनगणना की गई थी, उसके अनुसार राजस्थान में उस समय कितनी बोलियां थी, 73 बोलियां। तो याद रखना है कि राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम लिपि गुड़िया लिपि थी, और जिसे बनियावाटी या महाजनी लिपि भी कहते हैं। और राजस्थान में 1971 में जब जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान में कितनी 73 बोलियां थी, याद रखना है। 1971 की जनगणना के दौरान राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती थी, 73। अब संविधान में 2 अनुच्छेद हुए हैं, संविधान के 2 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद है 373, याद रखना है संविधान के 2 अनुच्छेद है जो हमारी भाषा से संबंधित है। पहला है 373 वाला संविधान, 343 वाला संविधान, कौन सा, 343 वाला संविधान, हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। यानी संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा होगी। याद रखना, इसने कहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा होगी। क्या होगी, राजभाषा होगी। तथा देवनागरी लिपि लास्ट जो हमारी लिपि है देवनागरी, उसको राष्ट्रीय लिपि का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। याद रखना आपको दोनों की, हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। क्या होगी, राजभाषा होगी। जो देवनागरी लिपि है वो राष्ट्रीय लिपि का दर्जा उसको प्राप्त हुआ। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि 14 सितंबर
वो क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान, यानी प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद जो 345 उसमें कहा है कि प्रत्येक राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान, यानी प्रत्येक राज्य की क्या होगी, अपनी एक राजकीय भाषा होगी जिसमें राज्य कार्य किया जाएगा। याद रखना, अनुच्छेद 345 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा होगी। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है। हमारी राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है, यानी जो भी राजनीतिक कार्य हैं वो हिंदी में किए जाएंगे। और बोलचाल की भाषा मायड़ भाषा यानी राजस्थानी है, और 21 फरवरी को इसका मायड़ भाषा राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, हमारे बोलचाल की भाषा किसको कहा गया, मायड़ भाषा, जिसको राजस्थानी बोलते हैं। 21 फरवरी को ये राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुबले माला ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, माला ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख है। हमने पहले भी पढ़ा था, उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है जो 778 में लिखा गया, कुबले माला, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। राजस्थानी भाषा भारत में 7वां स्थान रखती है, यानी जो हमारी राजस्थानी भाषा है वो भारत में कौन सा स्थान रखती है, 7वां स्थान रखती है। राजस्थानी भाषा विश्व में 16, यानी राजस्थानी भाषा का भारत में तो 7वां स्थान है, लेकिन विश्व में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। अब राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है, 17वीं से 19वीं शताब्दी। पूछा जा सकता है राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की प्राचीनतम रचना, यानी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रचना कौन सी है, भारतेश्वर बाहुबली गौर है, सॉरी, है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रचना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रचना कौन सी है, भारतेश्वर बाहुबली गौर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, जो पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर में यानी एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है कहाँ पर दिखता है, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। दूसरा क्वेश्चन है, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है, खेराड़ी बूंदी और शाहपुरा की उप बोली है। कौन से, शाहपुरा भीलवाड़ा आती है, भीलवाड़ा और बूंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, खेराड़ी। फिर है जगरोती किस क्षेत्र की बोली है, जगरोती अपने करौली क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखना, जगरोती किस क्षेत्र में बोली जाती है, करौली में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप कौन सी बोली है, राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल बोली का ही है। कौन सी बोली में, डिंगल बोली में। फिर यहाँ पे पूछा है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में गलत युग्मों को छांटिए। अब देखो, टोंक जयपुर के आसपास का 12 में हाड़ौती बोली जाती है। करौली, अभी हमने पढ़ा, करौली में मेवाती नहीं बोली जाती है, पाली में बांगड़ी बोली जाएगी, तो ये गलत ऑप्शन है कि करौली वाला गलत है। फिर है राठी और महे, कौन सा, राठी और महेटा किस बोली की उपबोली है, मेवाती की। याद रखना है कि किस बोली की उपबोली है, राठी और महेटा, ये मेवाती की उपबोलियां हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, यानी राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान कौन है, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बांगड़ में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा है, यानी बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा, भीली बोली का है। बागड़ी बोली को क्या कहा है, भीली बोली का है। फिर है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है, निमाड़ी और रागड़ी मालवी की विशेषता है। याद रखना है, निमाड़ी और रागड़ी जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है राजपूतों द्वारा, याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं गोडवाड़ी, कौन सी बोली, गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली सिरोही के आसपास के क्षेत्र में, गोडवाड़ क्षेत्र में ये बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोलियां कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी। उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं, मेवाड़ी बोली बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती। मैंने अभी कहा हाड़ौती क्षेत्र कोटा 12 बूंदी झालावाड़ है, भरतपुर मेवात क्षेत्र में आता है, तो ये मेवात क्षेत्र में नहीं बोली जाती। जो हाड़ौती बोली है कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में बोली जाती है। फिर है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कौन सा राजस्थान की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां है रागड़ी, मालवी, जोड़वाड़ी, सभी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सोठा, छंद और मांड। सोठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है इसके मारवाड़ी की। याद रखना, सोठा, छंद और मांड गायक। मैंने आपको कहा था डिंगल साहित्य है, और डिंगल जो साहित्य है उसमें देखो जो डिंगल साहित्य में उसमें मारवाड़ी भाषा में सोठा, छंद और मांड राग आदि इसके शिल्पगत विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रागड़ी बोली का मिश्रण है। रागड़ी जो बोली है वो किसका मिश्रण है, रागड़ी बोली मिश्रण है मालवी का। किसका मिश्रण है, मालवी का। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा शैली कितने प्रकार की है, दोनों में मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी राजस्थानी भाषा शैली के 2 प्रकार है, डिंगल और
पिंगल, याद रखना दोनों में साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं। डिंगल कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, और पिंगल पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। अब हम देख लेते हैं डिंगल और पिंगल की विशेषताएं क्या हैं। देखो, डिंगल पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, मैंने अभी कहा पश्चिमी डिंगल। फिर पिंगल में ये पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक शैली है। अब डिंगल में वेद संगाई अलंकार की प्रधानता रहती है। डिंगल साहित्य में वेद और सगाई अलंकार की क्या रहती है? प्रधानता। लेकिन पिंगल में जो उपमा अलंकार की प्रधानता रहती है। उपमा मतलब किसी की उपमा देकर उसकी विशेषताओं का वर्णन करना। फिर आता है कि डिंगल डिंगल शैली गुजराती से मिलती जुलती है। सीधी सी बात है, पश्चिमी राजस्थान है तो इधर गुजरात भी नीचे टच होता है, तो ये उसका गुजराती से मिलती जुलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिंगल पिंगल पर ब्रज का अधिक प्रभाव दिखता है। पिंगल पर किसका प्रभाव दिखता है? क्योंकि पूर्वी है तो ब्रज का ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। उसके बाद डिंगल जो है, डिंगल चारण जाति के कवियों ने अधिकांश साहित्य लेखन शैली में इसका प्रयोग किया। यानी चारण जाति के जितने भी कवि हुए उन्होंने अपने साहित्य लेखन में किसकी भाषा का प्रयोग किया? डिंगल शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद देखो, पिंगल में भाट जाति के कवियों ने अधिकांश साहित्य लेखन पिंगल में रचा। यानी भाट जाति के जितने भी साहित्यकार या कवि हुए उन्होंने अपने साहित्य लेखन में पिंगल में ही रचे हैं। फिर इला दा देवी आपनी हाल रिया हुलराई पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ, ये आदि साहित्य है। ठीक है, ये क्या है? इला देवी आपनी हालरिया हुलराई पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई, ये मतलब किसी साहित्य की जो पंक्तियां हैं उसमें वेद संगाई अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया। फिर हरिपद कोमल कमल, इसने सीधा कहा है कि जो हरिपद कोमल कमल यानी कि जो हरि भगवान के जो पैर हैं वो किसके समान है? कोमल के समान, सॉरी कमल के समान कोमल है। तो इसमें कमल की जो उपमा है वो हरि के पैरों के लिए दी गई है। तो ये उपमा अलंकार है पिंगल का साहित्य। समझ में आ गया होगा डिंगल और पिंगल। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान एवं प्राचीन, यानी कि वर्तमान और प्राचीन राजस्थानी भाषा का संक्षिप्त विभेद बताओ। अब इसने देखो, प्राचीन राजस्थान में अई व उई का प्रयोग होता था और नवीन प्रादुर्भाव में ए और ओ का हम प्रयोग करते हैं। जेतसी की जगह अब हम वर्तमान में क्या लिखने लग गए? जेतसी। यानी पहले प्राचीन राजस्थानी भाषा में जेतसी जो है वो इस तरह जे ई त सी का लिखा जाता था, लेकिन अब हम नवीन राजस्थान में क्या लिख रहे हैं? जेतसी। प्राचीन राजस्थान में मुख्यतः गद्य होता था, यानी प्राचीन जो राजस्थानी में मुख्यतः गद्य भाग में लिखा जाता था। लेकिन आधुनिक राजस्थान में गद्य और पद्य दोनों, यानी कविता भी होगी और साहित्य भी रचे जाएंगे। तो पहले सिर्फ गद्य रूप होता था, पद्य रूप नहीं होता था। तो गद्य और पद्य दोनों वर्तमान आधुनिक राजस्थान की विशेषताएं। फिर देखो, एक इतिहासकार एलपी टेसीटोरी ने जीवन का अल्प परिचय दिया दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया भारतीय साहित्य, यानी एलपी टेसीटोरी के बारे में पूछा गया है। मैं इसका जीवन परिचय आपको बता देती हूँ। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में विशेष रुचि रखने वाले टेसीटोरी हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थान के अधीक्षक के रूप में राजस्थान आए थे, लेकिन बीकानेर में उनका मन ऐसा बना कि वे वहीं रह गए। इटली में जन्मे टेसीटोरी थार के मोह में रम गए। सन 1915 में बीकानेर आए और सैकड़ों गाँव बेहड़ों में घूमकर 729 पुरालेखों का संग्रह किया। यानी एलपी टेसीटोरी ने 729 पुरालेखों का संग्रह किया और इसी तरह उन्होंने लगभग 981 मूर्तियां पुरातत्व महत्व की दूसरी चीजें खोजी। बीकानेर का विख्यात संग्रहालय उन्हीं के थे, यानी जो बीकानेर में विख्यात संग्रहालय जो बना हुआ वो किसने बसाया है? एलपी टेसीटोरी ने। 24 वर्ष की उम्र में वे पहले इटालियन थे। इन्होंने रामचरितमानस पर शोध किया, यानी ये भी याद रखना। एलपी टेसीटोरी पहले इटालियन व्यक्ति थे जिन्होंने रामचरितमानस पर क्या किया? शोध किया। 32 की अल्प आयु में बीकानेर में ही उनका निधन हो गया। देखो, एलपी टेसीटोरी का प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थे जो वर्ष 1914 में राजस्थानी में बीकानेर आए थे और इन्हें जॉर्ज ग्रेसन पर गहरा प्रभाव। बीकानेर इनकी कार्यस्थली भी रहा था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने एलपी टेसीटोरी को राजस्थानी का चरण साहित्य का सर्वेक्षण और संग्रह का कार्य किया था। ये याद रखना है, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। उन्होंने एलपी टेसीटोरी को राजस्थानी के चरण साहित्यों का सर्वेक्षण और संग्रह करने का कार्य दिया था और पूर्ण कर इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थानी चारण साहित्य के ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान व्याकरण। राजस्थानी चारण साहित्य को उन्होंने वर्गीकरण किया कि राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे था और पश्चिमी राजस्थान व्याकरण, दो प्रमुख पुस्तकें थी इनकी। एलपी टेसीटोरी ने दो राजस्थानी साहित्य, एक ऐतिहासिक सर्वे और एक पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, इनकी दो पुस्तकें थी। प्राचीन राजस्थानी की पश्चिमी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने इंडियन एंटीवेरी में 1914 और 16 में प्रस्तुत किया था, जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का अकेला प्रमाणिक ग्रंथ है। याद रखना, जो प्राचीन राजस्थानी की पश्चिमी भाषा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने अपने इंडियन एंटीवेरी 1914 में प्रस्तुत किया था, जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का अकेला प्रमाणिक ग्रंथ है। उसके बाद हम देखते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। देखो, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी जो भाषा है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है।
देख विशेष क्षेत्र मतलब बोली कहाँ जो कि जहाँ 5-10 किलोमीटर का जो एरिया होता है या 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में एक बोली बोली जाती है। फिर जो भाषा होती है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। एक भाषा के तहत कई बोलियाँ हो सकती हैं, यानी एक भाषा के अंदर कई बोलियाँ बोली जा सकती हैं। परंतु परंतु बोली परंतु ये बोली के तहत उपबोलियाँ हो सकती है लेकिन भाषा नहीं, यानी बोली के तहत उपबोलियाँ हो सकती है लेकिन बोलियों से भाषा नहीं हो सकता उसका रूप। इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा में विशेष व्याकरण नियमों का प्रयोग होता है, यानी भाषा के अंदर किसका प्रयोग होता है, विशेष व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है, लेकिन बोली में व्याकरण के नियमों का उल्लेख नहीं होता है। भाषा साहित्य शिक्षा तथा प्रशासनिक शब्दावलियों से युक्त होती है, लेकिन बोली का प्रयोग लोग अधिकांश देहात यानी गाँव में या लोकगीतों में या लोक साहित्य में ही करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाषा का प्रयोग शहरी व पढ़े लिखे लोगों द्वारा होता है, लेकिन बोली का प्रयोग ग्रामीण व असाक्षर लोगों व सामान्य रूप से भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके और देखते हैं। इसका मैप है, मैं एक उसको वापस आपको बता देती हूँ। देखो, मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली ये राजस्थान का मानक मारवाड़ी बोली ये राजस्थानी भाषा का मानक रूप है, जिसे राजस्थान की क्या बोला जाता है, मरुभाषा। यह अधिकांश साहित्य इस मारवाड़ी बोली में ही हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है पश्चिमी राजस्थान की बोली है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जोधपुर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। सोरठा छंद और मांड राग मारवाड़ी का शिल्पगत विशेषता है। देखो मारवाड़ी कहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसके बाद बोली और जिले, जगरोती कहाँ बोली जाती है, करौली में, ढाडी बाड़मेर में बोली जाती है, नागरचोल जो टोंक में बोली जाती है, धावड़ी कहाँ बोली जाती है, उदयपुर में बोली जाती है। याद रखना है, जगरोती करौली, ढाडी बाड़मेर, नागरचोल टोंक और धावड़ी कहाँ बोली जाती है, उदयपुर में। इसके बाद गोडवाड़ी बोली अपने मारवाड़ी की ही उपबोली है। जो गोडवाड़ी कहाँ बोली जाएगी, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं थली, जो बीकानेरी क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, चूरू के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें थली बोली जाती है। पंजाबी बोली गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र उसमें शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू के बीच शेखावटी, तोरावटी बोली होती है वो कहाँ बोली जाएगी, सीकर में बोली जाती है मुख्यतः, और झुंझुनू के कुछ क्षेत्र में, और जयपुर में तोरावटी बोली ढूंढाड़ी क्षेत्र की क्या है, उपबोली है। फिर हम देखते हैं अहिरवाटी, हीरावाटी या हीरवाल भी बोली कहते हैं, ये बोली जाती है अपने अलवर में। इसके बाद हम बात करते हैं मेवाती बोली की, जो पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच सन्मय और कार्य मेवात बोली करती है, जो भरतपुर में और अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली ये पूर्वी राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। संत दादू का साहित्य भी ढूंढाड़ी बोली में लिखा जाए, याद रखना है संत दादू जी के साहित्य हैं वो ढूंढाड़ी बोली में ही लिखे गए थे। इसको जाड़साई बोली या राजावाटी भी बोली कहते हैं। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुर, अलवर और दौसा के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं ब्रज भाषा, भरतपुर, धौलपुर, चौरासी चौरासी जो भाषा है वो जयपुर और टोंक में बोली जाती है, याद रखना। नागर चोल जो भाषा है वो टोंक के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो देवड़ावाटी है वो अपने कहाँ बोली जाती है, सिरोही में। और मेवाड़ी मेवाड़ी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ी देखो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर के क्षेत्रों में अपनी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद देखो पश्चिमी राजस्थान में चारणों द्वारा प्रस्तुत साहित्य में डिंगल मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि पुस्तक में कुशल लाभ ने किया था, याद रखना है। देखो वापस हाईलाइट करो चीज को कि पश्चिमी राजस्थान में चारणों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की भाषा कैसी है, डिंगल है। और मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप भी कौन सा है, डिंगल है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने, पिंगल शिरोमणि पुस्तक में कुशल लाभ ने किया था। राजस्थान की साहित्य भाषा पिंगल भाषा है, यानी राजस्थान पूर्वी राजस्थान की जो साहित्य भाषा है कौन सी, पिंगल भाषा है, जिसमें भाटों द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य है। और भीली वागड़ी बागड़ी, ठीक है, याद रखना है, भीली बागड़ी वागड़ी जो भीलों की बोली है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मालवी, सोठवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि मालवा की उपबोलियां हैं। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है, निमाड़ी और रागड़ी मालवी की बोली है। ये यहाँ पे मालवा क्षेत्र अपना एमपी आता है, इसमें मालवा क्षेत्र। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग और झालावाड़ चित्तौड़ का ये सेकंड वाला भाग इधर मालवी बोली बोलते हैं। किशनगढ़ अपने अजमेर में बोली जाती है, किशनगढ़ी बोली। हाड़ौती बोली कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। माल खेर या खेरड़ बोली जो होते हैं टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा में बोली जाती है, याद रखना है। टोंक, बूंदी और टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा में माल, खेराड़ी या खेराड़ी बोली बोली जाती है। नागरचोल टोंक में बोली जाती है। चौरासी जयपुर और टोंक में बोली जाती है। ये आज अपना हुआ पूरा लैंग्वेज वाला टॉपिक, यानी भाषा का सारा साहित्य हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर सच में आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।